नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है खेल पत्रकार प्रवीण सिन्हा जी को। प्रवीण जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो टेनिस और फुटबॉल में आज आईएसएल की शुरुआत हो रही है, जबकि क्रिकेट से भी ढेर सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हेडलाइन। एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स के सेमीफाइनल में राफेल नडाल का सामना डेनियल मेदवेदेव से। आईएसएल के पहले मैच में एटीके मोहन बागान और केरल ब्लास्टर्स होंगे आमने सामने। 2022 में होने वाला आईसीसी महिला T20 विश्व कप अब 2023 में होगा और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का बदला नियम। ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, भारत दूसरे पायदान पर खिसका। सबसे पहले बात करते हैं टेनिस की। लंदन में इस समय वर्ल्ड टूर टेनिस टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल ने एटीपी फाइनल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। लंदन में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में नडाल ने मौजूदा विजेता ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। नडाल ने कल सित्सिपास को 6-4, 4-6, 6-2 से मात दी। ये मैच 2 घंटे 5 मिनट तक चला। दिग्गज नडाल ने छठी बार इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ग्रुप लंदन में नडाल ने दूसरा स्थान हासिल किया। सेमीफाइनल मैच में उनका सामना ग्रुप टोक्यो में पहला स्थान हासिल करने वाले रूस के डेनियल मेदवेदेव से होगा। नडाल एक मैच हार गए थे प्रवीण जी, और ऐसा लग रहा था कि अगर मगर के फेर में फंस गए हैं, लेकिन अनुभव से लबरेज प्रदर्शन और अब वो पहले एटीपी फाइनल्स खिताब की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आनंद। अपने नडाल ने जिस तरह से शुरुआत की थी वो अच्छी थी, लेकिन डोमिनिक थीम के अगेंस्ट उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद एक बार ऐसा लगा था कि मतलब उन पे एक दबाव है, लेकिन उससे पार पाते हुए उन्होंने एक कल रात को जो मैच जीता है इनके अगेंस्ट, सित्सिपास के अगेंस्ट जी, तो वो एक फिर से कांटे की टक्कर थी, क्योंकि दोनों में से जो जीतता वही सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करता। तो नडाल ने दिखाया कि अनुभव और सिर्फ उनका फोकस जो है टोटल गेम पर था जी। और थीम के अगेंस्ट जो मैच हारे थे वो डोमिनिक थीम के अगेंस्ट, उसमें हुआ क्या था कि इन्होंने शुरुआत बड़ी अच्छी की जी, लेकिन एक बार जो टाई ब्रेकर में उनकी लय टूटी ना, उसके बाद से वहां पे थोड़ा धीमे पड़ गए वो जी, जिसका कि नतीजा ये हुआ कि आप शीर्ष 8 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं तो उसमें आपको गलती की गुंजाइश रहती ही नहीं है। और उस मामले में नडाल ने दिखाया, पूरा कोर्ट कवरेज बहुत शानदार है इनका, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और इन पे बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है कि आज ये खाली स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है तो मैं उससे परेशान हूं, लोगों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है तो उससे परेशान हूं। ये अभी भी अपने नेचुरल गेम जिस तरह से खेलते हैं, आते हैं कोर्ट पे, आते हैं और छा जाते हैं जी, लाइक दैट उन्होंने इसी तरह की जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। और सबसे अच्छी बात यह कि लगातार छठी बार जो आपने बताया सेमीफाइनल में प्रवेश किया, उसके अलावा इनकी कंसिस्टेंसी देखिए पिछले 16 साल से जी, पिछले 16 साल से लगातार ये एटीपी फाइनल्स खेल रहे हैं और इनके लिए सिर्फ एक ये नहीं कहा जा सकता कि गुलदस्ते में एक ही फूल की कमी रह गई है, वो एटीपी फाइनल्स का खिताब है, जिसके लिए नडाल इस बार पूरी जान लगा देंगे। बिल्कुल, लेकिन जो सेमीफाइनल मुकाबला है डोमिनिक थीम के साथ, डेनियल मेदवेदेव के साथ, डोमिनिक थीम और राफेल नडाल ये 2 खिलाड़ी हैं जो ग्रुप लंदन से सेमीफाइनल में पहुंचे हैं और टोक्यो से सिर्फ एक ही प्लेयर अब तक सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, डेनियल मेदवेदेव। उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है अपने ग्रुप में और तब वो सेमीफाइनल में पहुंचे। मुकाबला कड़ा होने वाला है नडाल वर्सेस मेदवेदेव। नडाल वर्सेस मेडवेडेव निश्चित तौर पे मुकाबला कड़ा होगा, क्योंकि मेडवेडेव ने अपने ग्रुप में 3 मैच जीते। उन्होंने नोवाक जोकोविच को भी हराया, ज्वेरेव को भी हराया और फर्स्ट टाइम एटीपी फाइनल खेल रहे स्वाजमैन को भी हराया। तो उनका निश्चित तौर पे एक हौसला बुलंद है, लेकिन एक वही है युवा जोश वर्सेस अनुभव के सामने जो मैच होगा तो इन रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। ग्रुप टोक्यो में आज डू एंड डाई सिचुएशन होने वाली है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच मैच होना है और इस मैच का विजेता जो है वो सेमीफाइनल में जगह बनाएगा। स्टेक पर जोकोविच होंगे। स्टेक पे जोकोविच होंगे कह सकते हैं, क्योंकि लगातार इन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और यंगस्टर हैं। इस बार उन्होंने यूएस ओपन के भी फाइनल में प्रवेश किया था, लेकिन नोवाक जोकोविच को आप कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। उनको जो मेडवेडेव ने भी जब हराया था
तो भी उन्होंने कहा था कि फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक आप कभी भी जोकोविच के सामने हल्के तौर पे नहीं ले सकते हैं मैच को। तो जोकोविच के साथ एक अनुभव है और अच्छी लय में चल रहे हैं। ठीक है, एक मैच हारा, बट क्योंकि देखिए टॉप 10 में जो होता है ना, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है खिलाड़ियों के बीच। आप जरा से भी चूक करते हैं, और वैसे भी जोकोविच के बारे में जाना ही आता है कि ये जल्दी नाराज भी हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं। खाली स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है, इससे भी ये परेशान है। बट उनकी जो प्रतिभा है उससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2018 के चैंपियन को जो है वो मात दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी और एक कीर्तिमान भी उन्होंने इस साल अपने नाम किया है। लगातार 6 साल दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के तौर पर वो सत्र का समापन करेंगे। ऐसे में दबाव बिल्कुल जोकोविच पर होगा, लेकिन दबाव में ही जो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करता है दुनिया उसी को याद रखती है। देखना दिलचस्प होगा कि जोकोविच आज किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं ज़्वेरेव के खिलाफ। टेनिस कोर्ट से चलते हैं फुटबॉल के मैदान पर। आज से भारत में फुटबॉल का कार्निवल शुरू हो रहा है। हम बात कर रहे हैं इंडियन सुपर लीग ISL के मुकाबलों की। इस बार सरकार ने और फुटबॉल फेडरेशन ने गोवा को चुना है, जहां बंद स्टेडियम में ये पूरा टूर्नामेंट खेला जाएगा। क्या कुछ है इस बार और कौन कौन सी टीमों का पलड़ा है भारी, बता रहे हैं रवि कपूर। ये लॉकडाउन लागू होने के बाद देश में आयोजित होने वाला पहला बड़ा टूर्नामेंट होगा। बंद दरवाजों के बीच बिना दर्शकों के खेले जाने वाले टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला पूर्व चैंपियन ATK मोहन बागान और केरल ब्लास्टर्स के बीच मुकाबले से होगा। इस मुकाबले के काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। ATK मोहन बागान इस फ्रेंचाइजी आधारित टूर्नामेंट की शुरुआत खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में करेगा। टीम ने भारत के स्टार डिफेंडर संदेश झींगन जैसे कुछ स्तरीय खिलाड़ियों से अनुबंध किया है। पिछले साल की चैंपियन टीम ATK के अहम खिलाड़ियों को भी बरकरार रखा गया है, जिसमें फिजी के रॉय कृष्णा भी शामिल हैं। रॉय 21 मैचों में 15 गोल के साथ पिछले सत्र के संयुक्त शीर्ष गोल स्कोरर थे। उन्होंने 6 गोल करने में टीम की मदद भी की थी। रॉय ने फाइनल में कप्तान की भूमिका निभाई थी और ATK की टीम तीसरा ISL खिताब जीतने में सफल रही थी। कोच एंटोनियो हबास ने रॉय के अलावा स्पेन के मिडफील्डर एडू ग्रासिया, भारत के प्रीतम कोटल, अरिंदम भट्टाचार्य और झींगन को कप्तान के रूप में चुना है। सत्र का पहला सबसे बड़ा मैच 27 नवंबर को ATK मोहन बागान और SC ईस्ट बंगाल के बीच फतौर्दा में खेला जाएगा। इसमें 2 पारंपरिक प्रतिद्वंदी टीमें अपनी 100 साल से अधिक पुरानी प्रतिद्वंदिता को नए अवतार में शुरू करेंगी। पिछले साल के ISL विजेता ATK और I लीग टीम मोहन बागान के विलय के बाद बने क्लब ATK मोहन बागान और बंगाल का ये पहला मुकाबला होगा। पिछले सत्र का लीग चरण जीतकर AFC चैंपियन लीग के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय टीम बने FC गोवा को अपने स्टार फॉरवर्ड फेरान कोरोमिनास और ह्यूगो बोमस के जाने से नुकसान हुआ है। ये दोनों पिछले कुछ वर्षों में ISL में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल रहे हैं। शीर्ष भारतीय और जांचे परखे विदेशी खिलाड़ियों की मौजूदगी में कलर्स क्वाड्रेट के मार्गदर्शन में खेलने वाली पूर्व चैंपियन बंगलुरु FC की टीम भी खिताब के दावेदारों में शामिल है। क्वाड्रेट 2018-2019 में खिताब जीतने वाली टीम के कई खिलाड़ियों को टीम से जोड़े रखने में सफल रहे हैं। टीम में 2 बार के गोल्डन ग्लव विजेता गुरप्रीत सिंह संधू और ISL के शीर्ष भारतीय स्कोरर सुनील छेत्री के अलावा डिफेंडर युआनन और मिडफील्डर एरिक पारतालू और दिमास डेलगार्ड जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। मुंबई सिटी FC की निगाह भी कम से कम प्लेऑफ में जगह बनाने पर होगी। टीम को मुख्य कोच सर्जियो लोवेरा की मौजूदगी का फायदा मिलेगा, जो FC गोवा को छोड़कर टीम से जुड़े हैं। लोवेरा की अगुवाई में गोवा ने 2018-2019 सत्र के फाइनल में जगह बनाई थी। लिवरपूल के दिग्गज रॉबी फॉलर के मार्गदर्शन में खेलने जा रही नई टीम स्पोर्टिंग क्लब ईस्ट बंगाल और 2 बार के चैंपियन चेन्नईयन FC से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। रवि कपूर, स्पोर्ट्स कैन। प्रवीण जी, लंबे समय से भारत में फुटबॉल नहीं खेला जा रहा था। दुनिया के तमाम देशों में फुटबॉल लीग शुरू हो चुकी हैं और एक से बढ़कर एक मुकाबले देखे जा रहे हैं। आज से ISL का आगाज हो रहा है। बिल्कुल 30 सेकंड के बाद वो पहला मुकाबला जो है ATK मोहन बागान और केरल ब्लास्टर्स के बीच वो शुरू होने वाला है। कैसे देखते हैं इस आयोजन को और इस टूर्नामेंट को? आनंद, सच पूछा है तो ये बहुत एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि आप सच देखा जाए तो बड़े स्टेज पे, क्योंकि IPL का आयोजन UAE में हुआ, तो आपके यहाँ एक बड़े स्टेज पे जो एक मैच की शुरुआत हो रही है, खेल मैदान पर लौट रहा है, वो आपके ISL के जरिए लौट रहा है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है और बहुत मतलब खेल प्रेमियों में बहुत उत्साह भी है। और सबसे बड़ी बात ये कि पिछले 8 महीने से खिलाड़ियों के जो हमारे फुटबॉलर्स हैं या क्रिकेटर्स, कोई भी सारे प्लेयर्स 8 महीने के बाद फील्ड पे उतर रहे हैं,
तो एक बार देखना ये होगा कि मेंटली उन्होंने कैसे तैयारी की है। कई एक ऐसी टीम है जो कि एक नई टीम है या कुछ नए खिलाड़ी जुड़े हैं, तो उनके साथ उनका अभ्यास का बहुत ज्यादा मौका भी नहीं मिला, क्योंकि क्वारंटाइन के बाद भी अगर आप जुड़ भी रहे हैं तो 2 दिन 3 दिन का ज्यादा से ज्यादा मौका मिला है। तो उस कंडीशन में बहुत कम समय में कितनी पुख्ता तैयारी करके खिलाड़ी उतरते हैं, ये देखना रोमांचक होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो मैच फिटनेस की बात आप कह रहे हैं वो बहुत जरूरी होगा, और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी देखने को मिलेगा कि खिलाड़ी किस तरीके से इस सिचुएशन में खुद को ढाल पाते हैं। और रॉबी फाउलर पर भी भारतीय फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें होंगी। लिवरपूल के लेजेंड हैं और काफी लंबा समय उन्होंने टॉप फुटबॉलर के तौर पर निभाया है। ये भी देखना होगा कि एक कोच के तौर पर वो कैसा स्किल दिखा पाते हैं। निश्चित। इटली ने बोस्निया हर्जेगोविना को 2-0 से हराकर ग्रुप 1 में शीर्ष पर रहते हुए नेशंस लीग फाइनल्स फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इटली की ओर से आंद्रिया बेलोटी ने 22वें मिनट में, जबकि डेमोनिका बेराडी ने 68वें मिनट में एक गोल दागा। हार के साथ बोस्निया की टीम टॉप टीयर की लीग से निचली लीग में खिसक गई है। रोमेलू लुकाकू के 2 गोल से दुनिया की नंबर 1 टीम बेल्जियम ने डेनमार्क को 4-2 से मात देकर अंतिम 4 में जगह बना ली है। उधर नीदरलैंड्स ने पोलैंड को 2-1 से पराजित किया। इसके बावजूद वो आगे बढ़ने में असफल रही। फिल फॉर्डन के 4 मिनट में किए गए 2 गोल की बदौलत इंग्लैंड ने आइसलैंड को 4-0 से हराकर जीत के साथ अपने अभियान का अंत किया। इसी के साथ 20 साल 174 दिन के फॉर्डन वेम्बले में एक मैच में 2 गोल करने वाले इंग्लैंड के फुटबॉल इतिहास के सबसे युवा फुटबॉलर बन गए हैं। डकलन राइस और मेसन माउंट ने एक गोल किया। आइसलैंड की 2 टूर्नामेंटों में यह लगातार 10वीं हार थी और टीम दूसरे टियर में खिसक गई है। इंग्लैंड ने वेम्बले में 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में से 20 जीते हैं और 66 गोल किए और सिर्फ 8 गोल खाए हैं। यहां बात इटली की करनी होगी, जिसने अंतिम 4 में जगह बना ली है। निश्चित तौर पर आनंद, सिर्फ इटली ही नहीं, अच्छी बात यह कि नेशंस लीग में आप देखें जो टॉप 4 टीम्स पहुंची हैं लास्ट 4 के लिए, इटली है, स्पेन है, लास्ट वर्ल्ड कप चैंपियन फ्रांस है और बेल्जियम है जी, जो कि अभी रैंकिंग में नंबर 1 पे टीम चल रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो टॉप टीम्स ने अपने आशातीत बढ़िया प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है, जो कि अगले साल खेला जाएगा। इनका मुकाबला अक्टूबर में जी इटली में खेला जाना है। तो इटली में ही इसका फाइनल आयोजन होना है जी, तो फाइनल स्टेज का उसका एक फायदा तो मिलेगा। उसके अलावा आप ये देखिए कि इसमें इन्होंने लगातार बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप में टॉप रहते हुए अब सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और सबसे बड़ी बात यह कि इंग्लैंड का एक बाहर हो जाना जी, क्योंकि बेल्जियम ने जब उनको 2 दिन पहले ही 2-0 से हराया था, तो उसी दिन उनका भाग्य तय हो गया था कि भाई आप लास्ट मैच जीत भी लेते हो तो भी आपको बाहर होना पड़ेगा। बेल्जियम की टीम अनडाउटेडली, आप फुटबॉल के बहुत अच्छे कमेंटेटर फॉलोअर रहे हुए हैं, आपको ही पता है बेल्जियम की टीम एक ऐसी टीम है जिसके रक्षा तो है ही है, रक्षा पंक्ति बहुत मजबूत है। उसके अलावा युवा खिलाड़ी में इतनी तेजी है, इतना बढ़िया उनकी रणनीति बनती है कि वो बहुत ही अगले 1 मिनट के अंदर काउंटर अटैक करके गोल कर सकते हैं जी। और शायद यही खासियत दिखाते हुए उन्होंने सारे मैचेस जीतते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। इस दौरान इंग्लैंड की हार के अलावा मैं एक और चर्चा करना चाहूंगा, जर्मनी की स्पेन के हाथों जो 6 से हारना बहुत बड़ी बात है। 89-90 ईयर्स में शायद जर्मनी की इससे बड़ी हार हुई थी। तो जर्मनी को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि आप 2014 की चैंपियन टीम रहे, 2018 में आए तो फिर आप ग्रुप मैच से भी आगे नहीं बढ़ पाए, ग्रुप दौर से मैक्सिको और साउथ कोरियन जैसी टीम से आपको हारना पड़ा जी। तो इसमें कहीं ना कहीं जोखिम लोग जो उनके कोच हैं, जो अपने हिसाब से रणनीति बनाते हैं और माने जाते हैं कि बहुत कड़क मिजाज के हैं और वो अपनी जो रणनीति बनाते हैं उसी पे अमल करने के लिए अपने सीनियर खिलाड़ियों पे भी दबाव डालते हैं, शायद उसकी कमी दिखी और यही नतीजा था कि जो इनको न सिर्फ नेशंस लीग से बाहर होना पड़ा बल्कि इतनी शर्मनाक हार झेलनी पड़ी अगेंस्ट स्पेन। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और जोखिम लॉ पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और जो 4 टीमें पहुंची हैं ये देखना होगा कि किस तरीके से उनके बीच कांटे की टक्कर होती है और खिताब कौन जीतने में सफल होता है। क्रिकेट की बात करें तो 2022 में होने वाला महिला T20 विश्व कप 2023 तक स्थगित हो गया है। अब महिला T20 विश्व कप का आयोजन 9 से 26 फरवरी 2023 में होगा। उस साल महिला क्रिकेट का कोई बड़ा इवेंट नहीं है, इसलिए T20 वर्ल्ड कप को कराने का फैसला किया गया है। आईसीसी ने कल इसका ऐलान किया। महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन पहले 2022 में दक्षिण अफ्रीका में होना था। आईसीसी के सीईओ मनु साहनी ने बताया है कि इस टूर्नामेंट को 2023 तक के लिए इसलिए स्थगित किया है क्योंकि
प्लेयर्स को अपना वर्कलोड मैनेज करने में मदद मिलेगी और इसके साथ साथ महिला क्रिकेट की पहुंच भी ज्यादा बढ़ेगी। चाहे कुछ भी तर्क दिया जाए प्रवीण जी, लेकिन एक चीज तो तय है कि खिलाड़ियों का इंतजार बढ़ गया। निश्चित तौर पे आनंद, ये देखिए मतलब इस बात से सहमत नहीं कि खिलाड़ी तरोताजा होकर उतरेंगे या इनकी पहुंच जो है ज्यादा खिलाड़ियों तक बनेगी। सच्चाई है कि खिलाड़ी जितने भी हैं वो सारे लॉकडाउन का इंतजार कर रहे थे, उसके बाद वो सारे के सारे मैदान पर उतरने को आतुर हैं। आप ये कह सकते हैं कि अगले साल, चूंकि आपके 2020 के ज्यादातर सारे टूर्नामेंट्स का ही है, ओलंपिक सहित वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप हो या तमाम टूर्नामेंट्स, वो पोस्टपोन हुए अगले साल के लिए। तो अगले साल निश्चित तौर पे बड़ी बड़ी चैंपियनशिप्स होंगी, वर्ल्ड कप होना है, ओलंपिक्स होना है, तो उसमें हो सकता है आपको जगह ना मिल पाए और उसके लिए कुछ न कुछ खेल आयोजनों को आगे टाला जाना था, जिसमें एक महिला विश्व कप भी आ गया। बट ये नहीं कहा जा सकता कि खिलाड़ियों को और बेहतर तैयारी के लिए मौका देना है, फिट करना है या ज्यादा से ज्यादा तक खिलाड़ियों तक पहुंचना है। ये ठीक है क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा, अगले साल सारे बड़े टूर्नामेंट्स हैं। उधर आईसीसी चेयरमैन के लिए जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है उसमें रोमांचक स्थिति देखने को मिल रही है। क्या है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बता रहे हैं वीरेंद्र कौशिक। ग्रेग बार्कले और इमरान ख्वाजा के बीच आईसीसी चेयरमैन की दौड़ रोमांचक हो गई है। अब तक इलेक्ट्रॉनिक बैलेट से डाले गए 16 में से 10 बार्कले और 6 वोट ख्वाजा को मिले। ये पहली बार है जब सबसे ज्यादा वोट पाने वाला कैंडिडेट चेयरमैन की पद के लिए चुना गया हो। इसके लिए अब और 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। दरअसल इस साल आईसीसी ने चेयरमैन पद के चुनाव के लिए कुछ नए नियमों के साथ कुल 3 चरण बनाए हैं। आईसीसी के नए नियम के अनुसार बार्कले और ख्वाजा में से किसी एक को जीतने के लिए टोटल 16 मत का 2/3 वोट लेना होगा। यानी कि बार्कले को आईसीसी चेयरमैन चुने जाने के लिए 11 वोट और ख्वाजा को 7 मतों की जरूरत होगी। बार्कले के 11 वोट आने पर ख्वाजा को 5 ही वोट मिल पाते, वहीं ख्वाजा को 7 वोट मिलने पर बार्कले को 9 वोट ही मिल पाते। कुल 16 वोट्स में से 12 क्रिकेट के फुल मेंबर देश हैं, वहीं 1 स्वतंत्र महिला मेंबर और 2 एसोसिएट मेंबर्स हैं, जबकि 1 वोट खुद ख्वाजा डालेंगे क्योंकि फिलहाल वो बोर्ड के मेंबर हैं। बुधवार को डाले गए वोट के बाद ख्वाजा को 6 और बार्कले को 10 वोट मिले और दोनों को बहुमत के लिए जितने वोट चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। ऐसे में अब ये चुनाव दूसरे राउंड में जाएगा। दूसरे राउंड में भी अगर दोनों में से किसी कैंडिडेट को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर ये तीसरे राउंड में जाएगा। तीसरे राउंड में भी बहुमत न मिलने पर ख्वाजा अंतरिम चेयरमैन के तौर पर बने रहेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि बार्कले को क्रिकेट के बिग 3 भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का समर्थन प्राप्त है। बार्कले ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आईसीसी ज्वाइन किया था। उन्हें एक ईमानदार शख्सियत के रूप में जाना जाता है। बार्कले ने अपने कार्यकाल के दौरान कई लोगों का दिल भी जीता था। वहीं ख्वाजा पूर्व आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर के डिप्टी का रोल भी निभा चुके हैं। ख्वाजा को छोटे देशों का समर्थन प्राप्त है और छोटे देशों को ऊपर लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर बड़ा फैसला किया है। कोरोना महामारी के चलते आईसीसी ने फैसला किया है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली टीमों का फैसला अंकों के प्रतिशत के आधार पर लिया जाएगा। आईसीसी की ओर से जारी नई रैंकिंग में टीम इंडिया दूसरे नंबर पर है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अंक प्रतिशत 82.2 है जो भारत के 75 से कहीं अधिक है। प्रवीण जी, क्या नया नियम बन गया? ये इसमें दरअसल आनंद हुआ ये कि भारत ने मान लिया 4 मैच सीरीज खेले और चारों में जीत दर्ज की, तो इनको 320 पॉइंट्स अगर मिला तो अंक प्रतिशत के आधार पर 320 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 4 तो 80 आपको परसेंट मिले मार्क्स। और ऑस्ट्रेलिया ने मान लिया 3 सीरीज के लिए 3 जीते उन्होंने, उनको 270 पॉइंट्स मिल गए, तो उनको 270 को डिवाइड करेंगे 3 सीरीज से तो 90 परसेंट मार्क्स आता है। उस आधार पे ऑस्ट्रेलियन टीम ने बाजी मार ली। अदरवाइज इंडियन टीम पॉइंट्स के मामले में अभी भी टॉप पर चल रही है। लेकिन चलिए ये अच्छा है, मतलब प्रतिशत के हिसाब से आईसीसी ने ये फैसला किया तो अच्छी बात है। चलिए, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आनंद। स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।